भाई लेक्चर नोट्स हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब के लिंक में भी, जिनको व्हाट्सएप में ग्रुप में एडिट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। इसी बंद कर। शॉर्ट टर्म लीज, a lease that at commencement date has a lease term of 12 month or less। एक ऐसी लीज जो कमेंसमेंट डेट के ऊपर क्या है बोलें। अब नोट्स जो बना रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पूरा सफा हम करेंगे, बस छोड़ें। अगर कोई नोट्स बना रहे लीव इट। A lease that at commencement date has a lease term of 12 month और, यहां से क्या पता चला आपको? नहीं, एक चीज क्या पता चली याद रखने के एतबार से, 12 मंथ वाली भी शॉर्ट टर्म लीज है, लेस वाली तो है ही, 12 मंथ वाली भी शॉर्ट टर्म लीज है। A lease that at commencement date has a lease term of 12 month or less इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शन। एक्सटेंशन ऑप्शन को आपने डालकर देखना है, उसकी एग्जांपल नीचे करेंगे। एक्सटेंशन ऑप्शन को डाल के देखना है 12 महीने या डाले बगैर। कई दफा होता है ना 2 महीने के लिए ले लो, 1 महीने के लिए लेना हुआ तो एक्सटेंड कराने के लिए आ जाना दोबारा मेरे पास, जैसे फिर उसमें नहीं होता था इंटेंजिबल्स में रिन्यू कराने वाली ऑप्शन है, तो कहते हैं उस ऑप्शन को डाल के देखना है या डाले बगैर देखना है? डाल के देखना है। A lease that contains a purchase option is never a, even if it is for 12 month और less, चाहे ये 12 मंथ या उससे चले। इन दोनों की एग्जांपल बताएं। एग्जांपल नंबर 1, लीज टर्म 4 मंथ, एक्सटेंशन ऑप्शन 5 मंथ, लीज टर्म 4 मंथ, एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सटेंशन ऑप्शन 9 मंथ। जी बताएं, कंक्लूड करें। आंसर नॉट अ शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। और ये अच्छा, ये भी नहीं देखना कि लेस ही रीजनेबली सर्टन है या नहीं, ये नहीं देखना होता, बस इधर नहीं देखना, बस एक्सटेंशन ऑप्शन डाल के देखना है 12 महीने या नहीं। अब पहले में एक्सटेंशन ऑप्शन डाली तो लीज कितने महीने निकल आई? 9 महीने, इसलिए ठीक है। अगले में एक्सटेंशन ऑप्शन डाली 9 जमा 4 13। और आखिरी मिसाल भी करा लेने दें, आखिरी मिसाल भी करा लेने दें। लीज टर्म 7 मंथ्स एंड परचेज ऑप्शन इज देयर। ये नहीं देखना रीजनेबली सर्टन है या नहीं, एंड परचेज ऑप्शन इज देयर। A lease that contains a purchase is never a, even if it is for 12 month or, so that's why it is also a, it is not a short term lease। तस्वीर खींच। जी 12 महीने काउंट करते हुए बोलें, एक्सटेंशन को देखना है या नहीं देखना बताएं। दूसरा सवाल, लीज शॉर्ट टर्म है या नहीं, इसके लिए परचेज ऑप्शन देखनी है या नहीं देखनी। अगर परचेज ऑप्शन है, रीजनबली सर्टन सर्टन लिखा हुआ नहीं ढूंढना, अगर परचेज ऑप्शन तो फिर ये लीज शॉर्ट टर्म नहीं है ना, क्योंकि परचेज कर लेगा। लॉजिक पे याद रखें। अच्छा जी, पॉइंट 2, XYZ Limited enters into a short-term lease contracts for cars and warehouses। गाड़ियां कितने अरसे के लिए हमने लीज पे ली हैं?
फॉर एग्जाम्पल बोलें 6-7 महीने के लिए, और वेयर हाउस कितने अरसे के लिए हमने लीज पे लिए हैं? फॉर एग्जाम्पल 9-10 महीने के लिए। दोनों ही किस लिए हैं? शॉर्ट टर्म। हो सकता है हमने अपनी लैंड बिल्डिंग खरीद ली हो ना, उस पर बिल्डिंग तामीर हो रही हो, तो हमने कहा किसी का वेयर हाउस किराए पे ले लेते हैं 8-10 महीने के लिए। और अपनी गाड़ियां बुक कराई हो, होंडा वालों ने, का बिजनेस हमने शुरू किया, गाड़ियां बुक कराई, होंडा वालों ने कहा यार 3-4 महीने जरा इंतजार करो, लेकिन बिजनेस हमने शुरू करने की पड़ी हुई हमें, तो किसी का वेयर हाउस किराए पे ले लिया और किसी की गाड़ियां, मतलब लेसर के पास गए और वेयर हाउस और गाड़ियां किराए पे ले ली। व्हाट इज दिस? शॉर्ट टर्म लीज। क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड एंटर्स इनटू अ, ठीक है, तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत थी 4-5 महीने के लिए गाड़ियां लीज पे लेनी, 6-7 महीने के लिए वेयर हाउस लीज पे ले लिया। चलें आगे। अंडर IFRS 16 इट अप्लाइज अ शॉर्ट टर्म लीज एग्जेम्पशन टू ऑल कार लीजेस। ठीक है, सारी गाड़ियों के बारे में हमने क्या सोचा? इनको शॉर्ट टर्म लीज नहीं, शॉर्ट टर्म लीज तो ये है, आगे शॉर्ट टर्म लीज में आपने एग्जेम्पशन लेनी है नहीं लेनी, ये आपकी मर्जी है। शॉर्ट टर्म लीज में हमने सोचा गाड़ियों को क्या करा लें? एग्जेम्पशन में डाल दें। मतलब गाड़ियों के लिए सर कौन सा कॉलम बनाए? डेट और इंस्टॉलमेंट। बट नॉट टू वेयर हाउस लीजेस सिंस द इलेक्शन मस्ट बी मेड बाय। आपके लिए क्लासेस में चॉइस अवेलेबल है, जैसे IS 16 में थी कि लैंड को रिवैल्यू कर दो, बिल्डिंग को ना करो, प्लांट को ना करो, उधर भी चॉइस अवेलेबल थी। अब मुझे बता दें मेरी कितनी क्लासेस हैं? नहीं, CR और टैक्स हादुद में मैं ये नहीं पूछ रहा मैं क्या क्या पढ़ाता हूं, मैं बोल रहा हूं मेरी कितनी क्लासेस हैं? 2। हमारे सवाल में डेटा बताएं। कार अलग क्लास है, वेयर हाउस अलग क्लास है। अगर मैं कंप्यूटर लेता वो अलग क्लास होती, अगर मैं मशीन खरीदता वो अलग क्लास होती। हमारे सवाल के डेटा में कितनी क्लासेस हैं? अब मजे की बात सुने। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंपल अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास। तो उर्दू में मतलब लिख लें, मेरी मर्जी है, गाड़ियों को एग्जेम्पशन में डाल दिया और वेयर हाउस को ROULL बना लिए, मेरी मर्जी, कोई मसला नहीं। मैंडेटरी है गाड़ियों को डालें तो वेयर हाउस को भी डालें, तो डब्बे का मतलब लिखें, मेरी मर्जी है। गाड़ियों को मैंने एग्जेम्पशन में डाल दिया और वेयर हाउस को ROULL से गुजार दिया। अब जरा 2 दफा ना डब्बे वाला सारा पैरा पढ़ लें। समझ आया कोई? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये नहीं कि 2 गाड़ियां 3 महीने के लिए ली, उनको शॉर्ट टर्म लीज में एग्जेम्प्ट करा दें, और फिर एक गाड़ी 4 महीने के लिए ली, उसको ROULL में ले जाएं। जब कर ली गाड़ियां तो सारी गाड़ियां, जिस तरह IS 38 में हमने पढ़ा था, लाइसेंसेस अगर 2-4 आपने 1-2 आपने शुरू कर दिए रिवैल्यू मॉडल पे, तो फिर सारे लाइसेंस रिवैल्यूएशन मॉडल पे। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंपल अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अगर आपको भूलने का डर है तो ये लिख लें, अब सारी गाड़ियों को ही सिंपल अप्रोच से गुजारना है। अब जब एक दफा सेलेक्ट कर लिया ना, अब सारी, अब ये नहीं होता कि कुछ गाड़ियों को इधर कर दे कुछ को उधर, अब सारी शॉर्ट टर्म लीज वाली गाड़ियों को सिंपल अप्रोच से गुजारना है।
XYZ enters into a short-term lease contract for cars and warehouses. Under IFRS only applies a short-term lease to leases, but do not apply to warehouses. Since the election must be made by, therefore it cannot apply the exemption to only some cars and recognizes the others on. समझ रहे हैं? Recognizes the other on balance sheet. On balance, ये नहीं, आप गाड़ियों में चॉइस अवेलेबल नहीं है. जब गाड़ियां चुन ली तो सारी गाड़ियां डाल दे उधर. और वेयर हाउस, अब वेयर हाउस ROULL में नजर आएगा और सारी गाड़ियां रेंट एक्सपेंस में नजर आएंगी. ऐसा ही है. तो वेयर हाउस का ROU और LL रिकॉर्ड होगा और कार्स ऑल किस में नजर आएंगी? लेकिन वही गाड़ियां जो 12 महीने से काम है, ये भी याद रखिएगा. गाड़ियां सारी रेंट एक्सपेंस में. ओके. Lessee would record the lease installment either as an expense on straight line basis over the period of lease or may expense it. ये मैं कहता हूँ पीरियड से डिवाइड किया करें, over the period of lease, or may expense it using on the systematic basis. Systematic basis और मशीन और या और कोई. Low value asset. An asset can be of a low value if the lessee can obtain benefit from the use of asset with resources available to the lessee. ये फिक्रा मुश्किल है, आसान फिक्रा ये है. Means can be purchased by lessee itself. Low value asset ये होता है कि जो आप अपने पैसों से खरीद सकें, बस ये लो वैल्यू होता है, जो आप अपने पैसों से खरीद सकें. लेकिन लीज पे लेने की ऐसी लत पड़ी हुई है, ऐसी आदत पड़ी हुई है, ऐसा नशा लगा हुआ है उस बंदे को लीज पे लेने का, लेता ही लीज पे. नहीं यार, आदत ही नहीं लीज खरीदने की, कभी खरीदी नहीं जिंदगी में. कहते हैं आप खरीद सकते थे लेकिन जानबूझ के नहीं खरीद रहे, तो इसको क्या कहते हैं? लो वैल्यू एसेट. The lessee can obtain benefit from use of asset. ये ना अजीब सा फिक्र है, can obtain benefit from use of asset. इसका मतलब है the lessee can, एक मिनट पहले जरा फिक्रे की सेंस बना लें. The lessee can purchase the asset with own resources, obtain benefit from use of. Obtain benefit from use of का मतलब है you can purchase. The lessee can purchase asset with own resources. और एक और शर्त भी है, and the underlying asset is not highly dependent on or highly interrelated with other assets. ये जो एसेट है ये दूसरे एसेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है या दूसरे एसेट से इंटर रिलेटेड नहीं है. मतलब IFRS 16 में a leased server used as a part of an integrated IT system is highly dependent on other network equipment. अब एक सर्वर है और पूरा IT सिस्टम है, वो सारा लिंक हुआ हुआ है आपस में, and therefore it is not treated as a. हो सकता है सर्वर सस्ता मिल रहा हो लेकिन फिर भी लो वैल्यू नहीं है, क्योंकि एंटिटी खरीद तो सकती है लेकिन ये एंड है, एंड ये और नहीं है. और दूसरी शर्त ये है कि दूसरों से इंटररिलेटेड ना हो. अगर ये किसी बड़े सिस्टम में इंटीग्रेटेड है और उसका पार्ट है और बड़ा सिस्टम इसके बगैर चल नहीं सकता, तो भाईजान फिर ये लो वैल्यू नहीं है लो वैल्यू वैसे, लेकिन इसको हम लो वैल्यू कह नहीं सकते क्योंकि दूसरी चीजें इस पे क्या है? डिपेंडेंट है. इन कंट्रास्ट का क्या मतलब है? मैं ऐसी एग्जांपल देने लगा हूं जो हाईली डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऑपोजिट. इन कंट्रास्ट अ स्टैंड अलोन टैबलेट, कोई अकेला पड़ा हुआ टैबलेट किसे कहते हैं? टैब, आईपैड टाइप से. अ स्टैंड अलोन टैबलेट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट्स एंड मे क्वालिफाई एज अ लो वैल्यू एसेट. लेकिन वो जो सर्वर है जो पूरे आईटी सिस्टम में कनेक्टेड है और आईटी सिस्टम को चला रहा है, वो शायद सारे सिस्टम के अंदर हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर. अच्छा, हाईली इंटररिलेटेड और हाईली डिपेंडेंट होना, ये छोटा मोटा तो डिपेंडेंसी होती है. आप कहीं नहीं सर जी ये क्या बात हुई, ये तो जो है ना हमारा क्या कहते हैं टैबलेट, ये नहीं चल सकता उसके बगैर, इंटरनेट के बगैर. और ये छोटी मोटी डिपेंडेंसी हर चीज की एक दूसरे के ऊपर होती है, फिर तो छोटी मोटी डिपेंडेंसी की खैर है, हाईली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, लो वैल्यू एसेट बनने के लिए दो शराइत बताएं, एमसीक्यूज के एतबार से आएंगी ये, और क्या है? लो वैल्यू एसेट बनने के लिए दो शराइत बताएं. नंबर 1,
ये आप खुद खरीद सकते हैं, और नंबर 2 ये दूसरों पे डिपेंड, ये दूसरी चीजों से लिंक्ड ना हो, डिपेंडेंट ना हो, और अगर ये दूसरी चीजों से लिंक्ड है तो फिर ये क्रिटिकल चीज है, तो फिर तो इसको आप लो वैल्यू ना कहें। अच्छा, खुद समझ सकते हैं आप पॉइंट 2 और उसकी एग्जांपल पढ़ के? पहले एग्जांपल पढ़ेंगे या पहले थ्योरी पढ़ेंगे? पहले जरा थ्योरी पढ़ें, आज थ्योरी पढ़ें, नहीं समझ आती फिर एग्जांपल पढ़ें, फिर नहीं समझ आती तो फिर दोबारा थ्योरी पढ़ लें। जी, जिसको समझ आएगा वो हाथ खड़ा करके समझाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पे हम देखेंगे लो वैल्यू है कि नहीं, जिस प्राइस पे लिया था, अगर उसकी करंट वैल्यू कम भी होगी डेप्रिशिएट करके या वैसे मार्केट वैल्यू, तो उसको उसकी बेस पे नहीं करेंगे, बेशक वो इतनी कम हो गई है उसको लो वैल्यू भी करेंगे। नहीं, हिस्टोरिकल बेस पे तो मतलब ठीक है। द असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट एन एसेट इज कंसीडर्ड टू हैव अ लो वैल्यू इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू, जब ये नया था, ठीक है, व्हेन इट वाज न्यू, जब ये नया था उसकी बेस पे देखना है। कई दफा ऐसा होता है कि आपको कोई गाड़ी कई दफा बहुत पुरानी होने की वजह से बाजार में आप उसके ऊपर जाएं पाक व्हील्स की वेबसाइट पे, तो आपको गाड़ी मिल रही होगी 4 लाख की, और दूसरी तरफ आप नया लैपटॉप खरीदें वो मिल रहा होगा 5 लाख का। आप होते हैं ना, ऐसा ऐसा है, गाड़ियां जाके देख लें, 2.5-3 लाख, पता नहीं 4-5 लाख की तो लगी हुई हैं गाड़ियां। तो वो 4-5 लाख की आपको गाड़ी मिल रही है, वो 4 लाख की गाड़ी मिल रही है, 6 लाख का लैपटॉप मिल रहा है, आप कहेंगे ये तो लो वैल्यू गाड़ी है। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपने उसकी वैल्यू कब देखनी थी? जब वो न्यू था। न्यू तो बड़ी मैं 10-12-15 लाख 20 लाख की गाड़ी थी। तो असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट द एसेट इज कंसीडर्ड टू हैव अ लो वैल्यू इज बेस्ड on its value when it was, it is never based on the leased assets today's value। आज की वैल्यू नहीं देखनी, आज तो बहुत सस्ता हो गया होगा, हो सकता है। a manufacturing machine that cost, बोले ना 13 लाख, when new, जब नई थी 13 लाख की थी, is never treated as a, even if it is current market value is decreased to, because the assessment is based on when it was new। ये जरा देखें, शॉर्ट टर्म लीज में क्लासेस बनानी है, लो वैल्यू एसेट में क्लासेस नहीं बनाने की इजाजत। वजह सुने क्यों, देखें इधर। एक चेयर आपको पता है जो बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, जिसपे वो बॉडी का मसाज होता है और सब कुछ होता है, और वो आजकल लगी हुई होती हैं, लोग जाके वैसे ही मुफ्त में बैठे भी होते हैं, तो स्टोन्स उसमें लगे होते हैं, और इस किस्म के असली वाले स्टोन नहीं, मतलब तो वो अब वो कुर्सी हो सकता है 4-5 लाख की हो, 6 लाख की हो, 8 लाख की हो, कहीं की 10-10 लाख की भी है। तो हो सकता है आप उस कुर्सी को कह दें कि ये लो वैल्यू नहीं है, लेकिन इस कुर्सी को आप क्या कहें? अब इसमें क्लास बनाने की कोई लॉजिक नहीं बनती। उस शॉर्ट टर्म लीज में क्लास बनाने की लॉजिक थी कि सारी गाड़ियां 12 महीने से कम है, लेकिन चेयर्स तो लो वैल्यू भी हो सकती हैं, हाई वैल्यू भी हो सकती हैं। इसलिए यहां पे कहते हैं क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, एसेट बाय एसेट देखा करो, क्योंकि नेचर ऐसी है, एसेट बाय एसेट। और हो सकता है कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो सुपर कंप्यूटर हो या सुपर लैपटॉप हो, वो मिले ही 20-25 लाख का, वो किसी आईटी कंपनी ने खरीदा हो, बाहर के मुल्क से मंगवाया हो, खास खास, तो वो फिर कंप्यूटर को भी आप हाई वैल्यू कह दें, कोई मसला नहीं। लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज, का मतलब लिखना एसेट बाय एसेट, लीज बाय लीज तो समझ नहीं आएगा आपको, ऑन एसेट बाय एसेट बेसिस। हर लीज को अलग अलग देखें, हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग देखें, ऑन एसेट बाय एसेट बेसिस। rather than
क्लासेस ना बनाएं, क्लासेस बनाने की कहते इजाजत नहीं है, रादर देन क्लास ऑफ एसेट्स। अंदर IFRS 16 ABC लिमिटेड में ट्रीट आ लीज स्टैंडर्ड ऑफिस चेयर जिसमें हम बैठे हुए हैं एज अ बड़ा प्रीमियम एर्गोनोमिक ऑफिस चेयर, वही जो मैंने आपको बताई है, विद एडवांस्ड may never qualify as a because its value when new is relatively even though both are chairs। चलें जी, आखिरी बात पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन किसकी हो रही है? मोबाइल नहीं, फिलहाल हमने डिस्कशन किसकी, लो वैल्यू की डिस्कशन हो रही है, मोबाइल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक लेसर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक लेसर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारे कॉलेज को मोबाइल दिया लीज के ऊपर, इट इज अ लो वैल्यू एसेट फॉर कॉलेज। लेसी इसको क्या कहेगा? बोले बोले ना, लो वैल्यू एसेट। कॉलेज वालों ने आगे, कॉलेज प्रोवाइडेड द लीज्ड मोबाइल फोन्स टू एम्प्लॉइज फॉर यूज। तो बस ठीक है, कॉलेज वालों ने आगे एम्प्लॉइज को दे दिए, 2-3 एडमिशन ऑफिस वालों को दे दिए हैं, 2-3 IT वालों को दे दिए हैं, 1-2 कैमरामैन को दे दिए हैं मोबाइल। तो बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज अ लो वैल्यू एसेट फॉर कॉलेज। यानी ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, सारे में ये समझाना था, इट इज अ लो वैल्यू एसेट। स्टेट बैंक से किसने लीज पे लिया मोबाइल? हमने, कॉलेज वालों ने, और कॉलेज वालों ने आगे क्या दिया? एम्प्लॉयज को दे दिया इस्तेमाल के लिए, तो इट इज अ लो वैल्यू एसेट। लेकिन अगर कॉलेज वाले एम्प्लॉयज से को सब लीज पे दे देते कि तुम भी हमें किराया दो, तो फिर ये लो वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनकम प्रोड्यूस करने लग गया, हालांकि है लो वैल्यू। असल में ये बात समझानी थी। स्टेट बैंक लेसर है, स्टेट बैंक क्या है? लेसर है। भाई तस्वीर खींचो, ये जब भी कोई नई डायग्राम हम डालते हैं, जाहिर बात है किताब में कोई ना कोई मसला तो निकल ही आता है। अच्छा, स्टेट बैंक लेसर है, इसने किसको लीज पे चीजें दी? लेसी को। लेसी कौन है? एमसीबी। एमसीबी रिकॉर्ड करेगा ROU। इट इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट फॉर एमसीबी बिकॉज MCB sublease the lease mobile phones to डॉलर्स। MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने आगे डॉलर्स वालों को लीज पे दे दिया। इसका मतलब है MCB ने अपने स्टाफ को नहीं दिया। अगर MCB अपने स्टाफ को दे देता तो वो तो उनके जाती इस्तेमाल में आ जाता MCB के। तो MCB ने इन हाउस यूज करने का सोचा, या आगे कस्टमर ढूंढने की कोशिश की? अब ये अपनी जात में तो लो वैल्यू है क्योंकि मोबाइल है, बट क्योंकि इनकम जनरेट करने लगे इसलिए ये लो वैल्यू के कैटेगरी से बाहर निकल गए। तो छोटी सी बात बस लिख लें, कंक्लूजन, लो वैल्यू एसेट को सब लीज कर दें तो वो लो वैल्यू नहीं रहता। बस ये कंक्लूजन लिख लें ताकि उर्दू में जरा कॉन्सेप्ट जल्दी से बंदा रिवाइज करके फिर इंग्लिश पढ़ता रहता है घर में। लो वैल्यू एसेट को सब लीज कर दें तो ये लो वैल्यू नहीं रहता। अच्छा, सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेलिटी थी अभी तक आपका आना आज का दिन, क्या है? कुछ भी नहीं किया सुबह से। भाई ये मिटाओ जरा, पढ़े जरा, थोड़ा सा फिक्रा जरा अजीब सा ना बन जाए। इन केस द लेसी इंटेंड्स टू, क्या हो? हाँ जी, नहीं वो तो मैं वैसे ही बात करता हूँ कुछ। इन केस द, तो से जनरल बात कर रहा था कि मतलब सुबह से मैंने वैसे ये कह रहा हूँ, इन केस द लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट। अच्छा, हमारी मिसाल अब ये वाली है, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए ये वाला मिसाल करवाई थी ना, ताकि हम इसकी बेस बनाए। हमारी मिसाल तो ये वाली है, यानी स्पैरे की जो मिसाल है वो ये वाली है। लेसी कौन है?
MCB. In case MCB intends to sublease the low value asset, the MCB will never account for the head lease as, ये हेड लीज है ना, ये तो नीचे वाली लीज है, ये जिस्म वाली लीज नीचे है, ये हेड लीज है. It will never treat the head lease as a, that is the head lease will have to be recorded on balance sheet even if it involves an asset that would otherwise said to have a, चाहे आप ऐसे इसको लो वैल्यू करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इसको आगे किस पे दे दिया, सब लीज पे दे दिया. अब ऐसा सभी को रिवाइज करने का फायदा नहीं है, प्लीज कल मुझे सुबह आते ही याद करवाइएगा, ये मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा सारा, यही जो मैंने 2 सफे पढ़े हैं. कुछ एग्जांपल्स दी हुई है स्टैंडर्ड ने लो वैल्यू एसेट्स की. जब शुरू में स्टैंडर्ड आया था तो पता नहीं उसने डाला था कि इतने डॉलर से नीचे की चीज जो है ना लो वैल्यू है. बाद में लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड नहीं, जाने दो यार, इस तरह बातें ना करो, इतने डॉलर से नीचे की चीज लो वैल्यू है. स्टैंडर्ड में राय आई थी कुछ लोगों की कि इतने डॉलर से नीचे की चीज को लो वैल्यू कर दो, बाकियों को हाई वैल्यू कर दो. स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, बाद में खत्म कर दिया उसने बात. $1 की अमाउंट भी उसने डाल दी थी, फिर बाद में डिलीट कर दी. लो वैल्यू एसेट इंक्लूड्स, फिर उसने कुछ एग्जांपल्स दे दिए. लो वैल्यू एसेट्स इंक्लूड्स नंबर 1, इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट लिस्ट. टेलीफोन सिस्टम, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर. आप बहुत बड़े कोई ऑफिस फर्नीचर है तो उसको कह सकते हैं हाई वैल्यू. आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप. व्हीकल इज नेवर अ लो वैल्यू एसेट. सारी बात है, व्हीकल तो नहीं होती. इक्विपमेंट को तो ऑफिस इक्विपमेंट अगर आगे उसने लिख दिया था ना सवाल में कि वो तो है ही 5,000 रुपए का, इसलिए हमने इसको लो वैल्यू कह दिया था, वरना आमतौर पे ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस मशीनरी टाइप तो लो वैल्यू नहीं होती. अच्छा मोहतरम, आज एक बड़ा ही आसान सा और इम्पोर्टेंट सा हमने कॉन्सेप्ट करना है, एंड दैट इज मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर. ये इंशाल्लाह आपके नोट्स के अंदर हम अटैच कर देंगे, तो वहां से आप देख भी लीजिएगा. ये इतनी अच्छी डायग्राम क्यों नहीं है ये? पॉज कर दो. ओके. अच्छा भाई, ये एक गाड़ी है जो कि एक जेल रोड दुकान है, उससे हमने जाके ली है. और ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ियों का शोरूम है. ये बंदा डीलर है. आप इससे ये वाली गाड़ी जाके, अब ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये वाली गाड़ी जाके बाजार में पैसे दे के खरीद भी सकते हैं. और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये जेल रोड है, उसके एक शोरूम की हमने तस्वीर खींची हुई है. तो ये गाड़ी आप जाके इससे पैसे दे के खरीद भी सकते हैं. और अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये आपको गाड़ी लीज पे भी दे सकता है. तो ये बैंक नहीं है, ये डीलर लेसर है. बोले कौन है? यानी डीलरशिप करता है गाड़ियों की. ये बाहर के मुल्क से गाड़ियां मंगवाता है और हमें बेचता है. अब अगर एक आम बंदा इसके पास जाए तो आपको मैं बताता हूं, इसने गाड़ी जो है
वो खरीदी है बाहर के मुल्क से 78 लाख की। इसने बाहर के मुल्क से गाड़ी कितने की खरीदी है? 78 लाख की। और मैं और आप जाते हैं, तो मैं और आप जाके इसको कहते हैं भाई मेरे दोस्त मुझे ये गाड़ी चाहिए। वो कहता है ठीक है भाई आप गाड़ी ले लो, आपको मैं 90 लाख की बेच देता हूं। तो अब आप मुझे बताएं ये बंदा जो है वो मुझे 90 लाख की गाड़ी बेचकर कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है? 12 लाख। ये बंदा कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है? 12 लाख रुपया। तो इसने कितने की गाड़ी खरीदी? वो बोले ना, इसने कितने की गाड़ी खरीदी अपने लिए? 78 लाख की। 78 लाख की गई एक खरीदी होगी या कई इंपोर्ट की होंगी? इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ डाल डूल के इसको गाड़ी कितने की पड़ी? 78 लाख की। और इसने मुझे कहा कि ये गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल होगी अब, इसने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है। तो 78 लाख वाली गाड़ी इसने कितने की मुझे बेची? 90 लाख की। मेरे पास पैसे थे, मैं देके चला गया। अगला बंदा आया, उसके पास पैसे थे, वो देके चला गया 90 लाख। 2 गाड़ियां बिकी। अगला बंदा आया, वो 90 लाख देके चला गया। उससे अगला बंदा आया, कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैंने गाड़ी क्या लेनी है। तो ये बैंक बन गया। इसने कहा फिर मैं लीज पे दे देता हूं। वो तो बैंक काम करते हैं लीजिंग का, लेकिन आजकल कई डीलर्स ने भी काम शुरू कर दिया है लीज का। तो इसने कहा गाड़ी मेरे से लीज पे ले लो, मैं तुम्हें कितने की दे देता हूं? 96 लाख की। अब मैं तुम्हें गाड़ी देने लगा हूं, बोले कितने की? 96 लाख की। इसमें बताएं अब ये जो 6 लाख मेरे से कमा रहा है वो किन दो फिगर्स का डिफरेंस है? इसका और इसका। 6 लाख ये क्या कमा रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम। ये डायग्राम इंशाल्लाह इसी तरह अटैच हो जाएगी। अब तो फिगर्स भी सही नजर आ रही हैं आपको। अब मुझे बताएं 96 लाख इसने मेरे से कैसे लेना है? वो 96 लाख हो सकता है इसने मेरे से ऐसे लेना हो कि ये कहेगा लेसर है ना, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी वगैरह फर्ज कर ले, नहीं है सवाल में, इज इक्वल टू डाउन पेमेंट 0, रेंटल कर लें 24 लाख के 4। अगर 24 लाख के 4 रेंटल करेंगे शायद आ रहा हो 96 लाख। यही है ना, 24 4 × 96 लाख। तो ये था जी हमारा नया कॉन्सेप्ट कि बैंक्स के अलावा किन लोगों ने शुरू कर दी है लीज? डीलर्स ने भी। डीलर्स वैसे क्या करते हैं? डीलर्स तो हम तो ये समझते थे डीलर्स ये करते हैं। अब इस बंदे को मैं क्या कहूंगा? डीलर। इस बंदे को क्यों मैं डीलर कहूंगा? डीलर का काम क्या होता है? डीलर का काम ये होता है कि डील, मतलब डीलर, ये डीलर से मुराद वो नहीं है कमीशन एजेंट, ये डीलर से मुराद वो है जो गाड़ियों में डील करते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं इनकी। तो डीलर से मुराद वो डीलर नहीं है जो कमीशन लेता है। तो ये डीलर्स हैं गाड़ियों के। ये लोग क्या करते हैं, कार्स की इनकी दुकानें होती हैं और ये इंपोर्टेड गाड़ियां बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं और पाकिस्तानी लोकल गाड़ियां भी मंगवा लेते हैं। लोकल कोई क्या कहते हैं स्पोर्टेज गाड़ी हो 78 लाख की, उसने खरीदी हो किसी भी बंदे से, सरासी से 78 लाख की खरीद ले और मुझे 90 लाख की बेच दे, तो दुकान के ऊपर लोकल गाड़ियां भी इसकी खड़ी होंगी। तो इसका काम तो डीलरशिप है। इसके जाएं 1000 1200 गाड़ियां इसकी दुकान पे खड़ी होती हैं, जो मर्जी जाके ले लें। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास डीलर से 90 लाख रुपए आपके पास, मेरे पास फौरन नहीं है, तो ये साथ क्या शुरू कर दे? लीज। साथ क्या शुरू कर दे? लीज। अब ये जीपी के अलावा एक और इनकम भी कमाएगा। इस इनकम का नाम क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम 6 लाख। एंड सिमिलरली देयर कैन बी मैन्युफैक्चरर लेसर एज वेल। देयर कैन बी मैन्युफैक्चरर लेसर। मुझे ये बताएं कि ये जो मैन्युफैक्चरर लेसर आपको नजर आ रहा है, ये गाड़ी आपको क्या लग रहा है, खरीद रहा है या बना रहा है? फैक्ट्री हमने बनाई थी ना, ये बना रहा है गाड़ी। इसने बताएं एक छोटी गाड़ी कितने में बनाई? एक छोटी गाड़ी कितने में बनाई? फिगर तो आपको वैसे नजर आ ही रही थी। ये छोटी गाड़ी इसने कितने में बनाई? इसकी कॉस्ट क्या है? 4 मिलियन। 4 मिलियन की गाड़ी बनाने में इसको कौन कौन सा खर्चा आया होगा? इसको खर्चा आया होगा रॉ मटेरियल, लेबर प्लस ओवरहेड, ये इसको खर्चा आया होगा। 40 लाख के इसने गाड़ी बनाई। अब अगर कोई मेरे जैसा बंदा जाता है और जाके कहता है कि भाई
मैं चाहता हूं कि आपसे ये गाड़ी खरीदूं तो वो कहता है ठीक है भाई, ये गाड़ी अगर आपने मेरे से खरीदनी है तो खरीद लो, मैं आपको ये गाड़ी जो है वो दे देता हूं। कितने की थी, देखी नहीं थी, 45 लाख की। मतलब वही वाली अगर डायग्राम मुझे अच्छी मिल गई तो मैं वही कर दूंगा अटैच। अच्छा, आप बोलें जी गाड़ी की फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को कहते हैं कैश सेल प्राइस। तो गाड़ी की कैश सेल प्राइस है 45 लाख, 45 लाख। लेकिन मैंने होंडा को कहा मेरे पास पैसे नहीं है, 40 लाख वाली गाड़ी ये तो होंडा मुझे नहीं बताएगा कि 40 लाख वाली है, ये तो मुझे नहीं बताएगा। मुझे तो यही कहेगा कि भाई मैंने गाड़ी बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत महंगी बनी है, 45 लाख मुझे दे दो। ये तो होंडा को खुद पता होगा ना कि इसने गाड़ी 40 लाख की बनाई है। अब ये मुझे कहेगा कि भाई आप ऐसा करो, मुझे 53 लाख दो, आपको मैं किस्तों पे गाड़ी ले देता हूं। अगर सिर्फ इतना सा काम करा था तो लोग क्या कह रहे थे इसको, मैन्युफैक्चरर। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसने क्या शुरू कर दिया, साथ लीज भी शुरू कर दिया। सो अब मुझे बताएं कि ये कौन कौन सी इनकम्स कमा रहा है। ये तो कोई बंदा पैसे लेके आता तो उससे भी कमा लेता ना। ये क्या है, 5 लाख, एक्सेलेंट ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्या है, 45 लाख और 53 लाख का डिफरेंस, इंटरेस्ट इनकम। कितनी, 8 लाख। 8 लाख ये इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, यानी 45 लाख वाली गाड़ी किस्तों की वजह से 53 लाख की बेच रहे। जीआई से क्या मुराद है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट में क्या क्या पड़ा है इसको, ठीक है। तो अब हम जो वर्किंग किया करेंगे लेसर की, इधर लाओ, वो वर्किंग किस तरह किया करेंगे। उस वर्किंग में यही 3 लाइनें डालेंगे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, और नीचे उसी तरह एनआई और इंटरेस्ट। तो बता दें जी अब क्या क्या वर्किंग होंगी लेसर की। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई और एनआई। बस एक इसका सौदा सा सवाल कर लें। एक एंट्री टॉप पे होगी एक्स्ट्रा, वो एंट्री होगी ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की। क्या रिकॉर्ड करने की, ग्रॉस प्रॉफिट। बस ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया करेंगे, बाकी तो नॉर्मल लीज ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं। उसी तरह एनआई निकलेगी, उसी तरह मॉडरेशन शेड्यूल बनेगा, तो टाइम जाया। चलें करें सवाल। फिर इसी का एक सवाल आपको होमवर्क में देने आज। ये मेरे ख्याल से अच्छा स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, इससे सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। रिवाइज कर लें एक दफा। जेल रोड के ऊपर शोरूम है। शोरूम का मतलब है ये बंदा गाड़ियां नहीं बना सकता, मशीनें कहाँ खरीदे, लेबर को कहाँ एम्प्लॉय करे, ये डीलर है ये। बस एक अरबपति इंसान था, इसने कहा चलो बाहर क्यों से गाड़ियां मंगवाते हैं। फैक्ट्री बनाना तो बहुत बड़ा काम है, उसके लिए पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बनानी पड़ती हैं। तो 78 लाख की गाड़ी इसने मंगवाई, 90 लाख की बेचता था जो पैसे ले आता था, और जो पैसे नहीं लाता था उसको, तो इसका नाम पड़ गया फिर मार्केट में डीलर लेसर। और इसने 40 लाख में बनाई, 45 लाख की बेचता था। अखबार में जो कीमत आती थी 45 लाख। इक्का दुक्का बंदे हैं, उन्होंने कहा नहीं होते हमारे पास पैसे। पाकिस्तान में कोई कार मैन्युफैक्चरिंग लीज नहीं करती, याद रखिएगा। पाकिस्तान में कोई कार मैन्युफैक्चरिंग, मेरा नहीं ख्याल कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीज करती हो आ गई हो तो मुझे नहीं पता। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उल्टा वो पैसे एडवांस में लेती हैं और 2-3 महीने बाद गाड़ी देती हैं। वो तो इतना इस तरह लोगों को तंग करके रखती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो कहीं 45 लाख की आ जाए लेकिन 4 साल में पैसे दे दो, लेकिन आमतौर पे मैन्युफैक्चरर लीज इसलिए शुरू नहीं कर रहे पाकिस्तान में कि मैन्युफैक्चरर ने अगर लीज शुरू कर दी तो लोगों के पीछे फिरना पड़ेगा किराया लेने के लिए, यार किराया दे दो, यार किराया दे दो, उनका मेन बिजनेस तो फिर इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर आमतौर पे कम ही लेसर बनते हैं, लेकिन बन रहे थे दुनिया में तो स्टैंडर्ड ने डाल दिए, मैन्युफैक्चरर भी लेसर होते हैं दुनिया में। कुछ मुल्कों में कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, लेसी नहीं भाग सकता होगा, तो इसलिए बन गया। हमें क्या, हाँ फाइनेंस ऑपरेटिंग इसमें उसी तरह होगी, फाइनेंस ऑपरेटिंग इसमें उसी तरह होगी। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो निकालें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर एप्पल बी वाला सवाल है कोई, हाँ। 18 क्लास वर्क है और 17 को हम आज डालेंगे होमवर्क में।
एवोकाडो। एटीन जरा ज्यादा अच्छा सवाल है, 17 तो बहुत आसान सा था। एप्पल बी लिमिटेड इज अ मेन्यू, इज इट नाउ अ सिंपल लेसर बैंक या चीजें बना के बेच रहे? एप्पल बी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। पेज नंबर क्या है? आपने ने बोला था, आप खुद बोल रहे हो। Applebee is a manufacturer of harvesting equipment. Applebee sells the equipment to farmers all around the country. Some customers purchase the equipment for cash and other customer purchase under Applebee's Limited's lease agreement. बताइए मतलब इस बात का। जिन लोगों के पास क्या होते हैं? पैसे, वो इक्विपमेंट किस पे खरीद लेते हैं? कैश पे। और अदर्स लोग कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे। फिर एप्पल बी ने क्या काम शुरू कर दिया है? यहां से हाईलाइट करके पेपर में हम देख लिया करेंगे कि एक बंदा बना भी रहे चीजें और लीज पे भी दे रहा है। यहां से पता चल जाया करेगा मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल आया। अच्छा, ऐसी कैटेगरी लेसी में कोई नहीं है? मैन्युफैक्चरर लेसी, डीलर लेसी, ऐसी कैटेगरी लेसी में कोई नहीं है। लेसी तो वह लेसी है ना, उसने तो ऐसे किराए पे लेना है। ऐसी मैं कैटेगरी सिर्फ किसके लिए है? क्योंकि लेसर दो प्रॉफिट बुक करता है, एक प्रॉफिट बुक करता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक प्रॉफिट बुक करता है इंटरेस्ट इनकम। हैटफील्ड एक बंदा आया उसके पास, उसने एक हार्वेस्टर खरीद लिया एप्पल बी से और उनकी फाइनेंस लीज एग्रीमेंट यूज किया है। प्रोबेबली उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसका कौन सा वाला एग्रीमेंट यूज किया है? सम कस्टमर परचेज फॉर कैश, दैट्स व्हाई एप्पलबी, दैट्स व्हाई हैटफील्ड परचेज फॉर कैश। नो, हैटफील्ड हैज नॉट परचेज फॉर कैश। सम कस्टमर परचेज फॉर कैश, दोज हु हैव कैश, जिनके पास कैश है, बट अदर्स परचेज अंडर लीज एग्रीमेंट। बताएं ये सम कस्टमर्स में है या अदर्स में है? अदर्स में है। परचेज फ्रॉम एप्पल बी या आगे भी कुछ लिखा हुआ है? वैसे ही सड़क पे जाके खरीद लिया पैसे देके? नहीं, एंड मेड यूज ऑफ देयर फाइनेंस लीज। डिटेल्स आर एज फॉलोज। 3 फिगर्स ढूंढनी है आपने। कितनी फिगर्स ढूंढनी है? 3। कौन कौन सी? कॉस्ट। क्या मतलब? कॉस्ट का क्या मतलब है? मतलब एप्पल बी ने कितने में वो मशीन बनाई। और दूसरी क्या ढूंढनी है? जो लोग एप्पल बी के पास पैसे ले आते हैं तो एप्पल बी उनको कितने की बेचता है। तीसरी क्या चीज ढूंढनी है? हैटफील्ड से कितने पैसे ले रहा है। तीसरी चीज ढूंढनी है। तो बोले नंबर 1, एप्पल बी ने अपने लिए कितने की बनाई, जो बंदे पैसे लाते हैं उनको कितने की बेचते हैं, और नंबर 3 हैटफील्ड से कितने ले रहे हैं। वो बहुत ज्यादा होंगे। These installment of 2 lakh are payable in arrears। कैलकुलेटर के बगैर बताएं 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। 10 लाख रुपए हम किससे ले रहे हैं? हैटफील्ड से। हैटफील्ड से कितना ले रहे हैं? 10 लाख। बाकी डेटा ढूंढते हैं। फेयर मार्केट इंटरेस्ट रेट इज जितने, और कॉस्ट टू एप्पल बी फॉर दिस हार्वेस्टर इज 5 लाख। तो 5 लाख में कॉस्ट है। अभी वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, तो क्या क्या डेटा अवेलेबल हो गया? कॉस्ट अवेलेबल हो गई, और कॉस्ट कितनी है? मैन्युफैक्चरर हूं ना मैं, और साथ लीज शुरू कर दिया। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और जीआई 10 लाख। 10 लाख 2 लाख जरा 5, जीआई कितनी होगी? 10 लाख। यानी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, रेंटल ही है। एप्पल बी इंप्लीमेंट्स अ मार्कअप ऑफ कॉस्ट प्लस 28% ऑन देयर कैश सेल। अगर कोई कैश पे लेने आ जाता है तो उसको हम कितने की देते हैं? उसको हम जैसे मर्जी आप लोग कर लें, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 100, वो मल्टीप्लाइड बाय, या फिर कर लें व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं। 6,40,000 आ रहा हो। 5 लाख प्लस 28% ऑफ 5 लाख इज इक्वल टू 6,40,000। छोड़ें पर इधर ही निकालते हैं।
चलें जी, ज़रा फ्रेश रजिस्टर कर लें। बस अब 1.5 सफ़े के बाद ही वर्किंग शुरू कर दें। कोई ऐसे नोट बनाने हैं, पहले सफ़े पे सब कुछ हो जाना है। वैसे दूसरे सफ़े के स्टार्ट से शुरू कर दें, 3 सफ़े छोड़ा ना करें आप तो। ज़रा वर्किंग 1 बोलें, नहीं फॉर्मेट बताए ना वर्किंग्स का। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आगे उसी तरह। और लीज उसने बता दिया हुआ है फाइनेंस है, तो भी टेस्ट उस लगाने की जरूरत नहीं। कॉस्ट इसको कर दें इस तरह 500, बस काफी है। रुपीज इन 1000 ऊपर लिख लें। कॉस्ट 5 लाख, फेयर वैल्यू 5 लाख जमा 28% ऑफ 5 लाख। अभी तक बताएं ये बंदा बीइंग अ मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? 5 लाख वाली चीज लोगों को कितने की बेच रहा है? 6 लाख। लेकिन सिर्फ किन कस्टमर्स को बेचता होगा? जो पैसे लाते होंगे। जो पैसे नहीं लाते होंगे उनको लीज पे बेच। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कल देखा था, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी यूजीआरवी, या प्लस जो है वो आगे बाकी चीजें या वो छोड़ें। बल्कि असली बात ये होती है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल डाउन पेमेंट रेंटल लिख लें, बाकी बात चलें बाद में करेंगे। डाउन पेमेंट रेंटल वगैरह कुछ, डाउन पेमेंट भी कोई नहीं है, बस रेंटल ही है। तो रेंटल बोले 2 लाख कितनी दफा? 5 दफा, तो टोटल 1000। आप बताएं पहली और दूसरी फिगर का डिफरेंस क्या है, जबानी बताएं, और दूसरी और तीसरी फिगर का डिफरेंस बताएं। नहीं 140 तो है, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। 5 लाख और 6,40,000 का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट। और 6,40,000 वाली चीज बहुत ही जान ले लिया उसने। 6,40,000 वाली चीज अगले को कितने की बेच रहा है? 10 लाख की। तो 1000 और 640 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। पहले एनआई निकालें, नेट इन्वेस्टमेंट। जी बोले 200 इंटू 1 माइनस 1.16 रेज टू पावर माइनस, एडवांस का सवाल तो नहीं है, एरियर का 0.169911, वही आ गया 640, वही आ गया ना। मंडे की क्लास फिर ये बराबर नहीं आया करेगी, फिर को मसला होगा, फिर देखेंगे। फिलहाल वही आ गई है, आ गई है, चेक कर ली। इंटरेस्ट बोले भाई, इंटरेस्ट उस तरह नहीं निकालना इन दोनों का डिफरेंस। इंटरेस्ट पुराने तरीके से निकाला करेंगे हम, वो तो मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहा था। जी आई माइनस एन आई, व्हाट इज जी आई, व्हाट इज एन आई, व्हाट इज इंटरेस्ट? 360। अच्छा जी, पहली एंट्री अब मैं कर देता हूँ, आगे सारा फिर आप खुद ही कर लें। तो बताएं जी, मैन्युफैक्चरर लेसर हो या डीलर लेसर हो, तो सवाल कहाँ से शुरू किया करेंगे? वर्किंग 1 से। वर्किंग 1 में क्या होगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, फिर आगे जी आई एन आई इंटरेस्ट उसी तरह। वर्किंग 2 बोलें डेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। कहाँ से शुरू किया करेंगे? एनआई से। एनआई कितनी है? 640। जी बोलें। एक लाइन जो खाली छोड़नी होती है वो 640 के लिए, यकम
ये कम जनवरी 5। इकतीस 12/5। एरियर बस ठीक है। अच्छा मोहतरम, जनरल एंट्रीज ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। बोले जी, यकम जनवरी 5। एंट्री देखें नई, एंट्री देखें नई। ये एंट्री होगी डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री नहीं करनी, थोड़ी सी चेंज करेंगे इसे। तो ये एंट्री किस सिस्टम में आप करते थे? पीरियोडिक में, परपेचुअल में? परपेचुअल में। लेकिन ये दो एंट्रीज आप अलग अलग करते थे। IS 21 में भी हमने की थी। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट अलग करते थे और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट को नीचे करते थे अलग से। ठीक है, इसमें आगे कुछ तफसील है कि सेल रिकॉर्ड होती है लोअर के ऊपर और कॉस्ट ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड होती है। लेकिन वो हमने आज सवाल को आसान रखा है और डेटा कुछ मिसिंग किया है, जिसकी वजह से सवाल आसान है। तो ये एक अधूरा सवाल है जिसमें अगर ज़्यादा डेटा दिया होता तो ज़्यादा बेहतर समझ आता, लेकिन वो हमने फ्यूचर के लिए रखना है ताकि बेसिक्स आज बन जाए। तो ये जो मैं आगे ब्रैकेट में फिगर्स लिख रहा हूँ ना, ये फिगर ये सही नहीं है चीज़ें, ये फ्यूचर में हम बदलेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ब्रैकेट में लिखने दें। डेटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? लीज रिसीवेबल। बाकी एंट्री तो सारी अल्लाह का शुक्र है आपको बचपन में आती है, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। लीज रिसीवेबल NI पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं हुआ करेगी, इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा आने वाले दिनों पे। सेल किस पे रिकॉर्ड हुआ करेगी? ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हुआ करेगी। मैं आज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सेल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हुआ करेगी, इस पे भी मैं कुछ चेंज करूंगा आने वाले दिनों में। और इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुआ करेगी कॉस्ट पे, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। अजीब सी बात करने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुआ करेगी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी पे, और सेल रिकॉर्ड हुआ करेगी लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। अब ये बात जाहिर बात है ना, आपने याद रखनी है ना जहन में लानी है, बस एक मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि कुछ होने वाले आने वाले दिनों में। तो ये अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है, ये रूल नहीं है। चलें जी, फिलहाल आज तो आसान सवाल है, इसको खत्म करें। लीज रिसीवेबल किस पे बुक किया करते थे? NI पे। आज भी किस पे बुक करेंगे और हमेशा किस पे बुक करेंगे? NI पे। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे डेबिट होती है, तो क्रेडिट भी मैक्सिमम कॉस्ट से हो सकती है और कुछ उससे निकल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों में मसला हुआ करेगा। फिलहाल हमने आसान कर दिया। NI ढूंढे, वर्किंग 1 से, 2 से कुछ नहीं ढूंढना, वर्किंग 1 से ढूंढ, वर्किंग 2 तो जनरल एंट्रीज के लिए, वर्किंग 1 से ढूंढे NI 640। कॉस्ट, कॉस्ट ढूंढे, कॉस्ट, कॉस्ट वो बहुत ऊपर पड़ी हुई है, कॉस्ट, कॉस्ट उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। सेल को रिकॉर्ड करें फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी? 640। ऐसे थोड़ा सा मैंने क्रेडिट था तो इधर करके लिख दिया, और कोई वजह नहीं थी। और इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करें? कॉस्ट पे। कितना? 500। बताएं जीपी निकल आया? कैलकुलेटर के बगैर बताएं जीपी निकल आया? निकल आया ना माय डियर? जीपी निकल आया। सेल कितने में रिकॉर्ड की हमने? 640 पे। कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज जीपी। जीपी निकल आया 640 माइनस 500, जीपी ऑटोमेटिकली निकल आया। तो अगली एंट्रीज तो
आपको आती हैं, 31/12/5 को बोले। कैश कितना है? और यार दो छोड़े ना, आगे तो आपको आती है अकाउंटिंग। लीज रिसीवेबल 91 और इंटरेस्ट इनकम 109। एक साल का, 2 साल का P&L, चलें 1 साल का P&L, 1 साल की बैलेंस शीट और 1 साल का नोट बना दें, उसी तरह बनेगा सब कुछ। P&L में एक नई चीज आनी है, बस वो आपने मुझे बतानी है। 1 साल का P&L बना दें, 1 साल की बैलेंस शीट बना दें, 1 साल का नोट बना दें। किसी ने देखे P&L में क्या नई चीज आई है? ठीक है, सेल कॉस्ट ऑफ सेल अलग लिख दें, खाली जीपी लिख दें, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, नोट इकट्ठा बना लेते हैं, पर ठीक है। अगर किसी ने अगले साल की एंट्रीज करनी है तो क्या होगा? 31/12/6। असल में देखें ना, वो कहानी तो खत्म होगी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाली, अब तो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग शुरू हो गई है। उधर की एंट्री होती थी लीज रिसीवेबल डेबिट पीपी क्रेडिट, लेकिन ये पीपी नहीं है। या तो मैं डीलर हूं या मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे लिए तो वो गाड़ियां क्या हैं? इन, तो इसलिए एंट्री होती है लीज रिसीवेबल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। चलिए अगली एंट्री बोलें। और इंटरेस्ट इनकम P&L 2005।
चलें मैं 6 का भी दिखा देता हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल। अच्छा अब एक और चीज होती है, इधर से नहीं देखा करनी, ये जनरल एंट्री से देखा करनी है, क्योंकि अभी आज तो सेम है चीजें, लेकिन जनरल एंट्रीज में कुछ मसला किया करेंगे हम, तो इधर से देखा करनी है जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री में बताएं सेल किस पे बुक की है और कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ सेल कहीं नहीं निकाली हमने सेल नहीं निकाली, और आने वाले दिनों में बताऊंगा फेयर वैल्यू सेल के बराबर हमेशा नहीं हुआ करेगी, तो यहाँ सेल निकाली नहीं, इसलिए सेल और कॉस्ट ऑफ सेल यहां से देखा करनी है। लिख लें, जनरल एंट्री से फिगर आया करेंगी, ये दोनों फिगर्स जनरल एंट्री से आया करेंगी। ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, नहीं करेंगे तो मसले होंगे फिर। फ्यूचर की तैयारी हो रही है, आज तो कोई आसान सी चीज है सर। ये P&L में दोनों फिगर्स जनरल एंट्री से आया करेंगी। जी बोलें। हाँ जी 140, और इंटरेस्ट इनकम 109 अगले साल। अच्छा ये बता दें ये कितना है, ये क्यों जीरो क्यों? अच्छा 2006 में हमने एसेट नहीं बेचा दोबारा, तो जीपी कितनी दफा आया करेगा? सिर्फ सिर्फ पहले साल बस। अच्छा बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगी, हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने जीपी को, आप लोग सिर्फ जीपी हाईलाइट करें और ये जनरल एंट्री हाईलाइट करें, बाकी कोई नई चीज नहीं है। और अगर हाईलाइट करना है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू को इधर हाईलाइट कर लें वर्किंग वन में। वर्किंग वन में कॉस्ट और फेयर वैल्यू नई लाइन ऐड हुई है और एक जनरल एंट्री नई आई है। हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी फिगर ही हाईलाइट करें, बस यहाँ यकम जनवरी 5 को हाईलाइटर लगा दिया, कॉस्ट को और फेयर वैल्यू को हाईलाइटर लगा दिया। अच्छा जी बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं हुआ करेगी। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। तो ऐसे पूरा सवाल इसलिए कर रहा हूँ फाइनेंशियली रिवाइज हो जाएगी, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी। जी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, अब लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े हो गए हैं, बस लगा दी तो 90 तो 107 करंट में चला गया और 442। अगर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अगले साल का आपने बनाना है, घर जाके बना लीजिएगा, तो ये भी पूरा कर लीजिएगा। नोट बना लेते हैं। कंपनी का नाम एप्पल जी। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जैसा करते हैं आज ना पूरा नोट बनाता हूं मैं एग्जाम लेवल का, कोई उसमें एब्रिविएशन यूज नहीं करता। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2005। और क्या करूं? रुपीज इन थाउजेंड, बल्कि वो नीचे लिख लेंगे, क्योंकि वो जो उसमें जो पहला नोट होता है वो तो अंग्रेजी वाला होता है ना, बेहतर है उसके नीचे लिख लें। हाँ बोले। नोट का नाम फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज जी। कंपनी हैज, एब्रिविएशन नहीं यूज करनी, नोट ही तो उसने मांगा हुआ है भाई, तो उसमें कौन सी एब्रिविएशन पे यूज करें? कंपनी हैज एंटर्ड इनटू a lease for 5 years।
एंड रेंटल्स आर पेड लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेसर के सवालों में पेड लिख सकते हैं, यानी अगला पे करता है हमें। रिसीव्ड भी लिखते हैं, एंड रेंटल्स आर रिसीव्ड, एंड रेंटल्स आर रिसीव्ड इन एरियर्स, इंटरेस्ट रेट इज 99.11%. 9.2. Maturity analysis, कॉन्ट्रेक्चुअल। अच्छा, मैं अब लाइन बचाने के लिए एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आप लोगों ने यूज नहीं करनी, वो नीचे जगह नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, रुपीज इन 1000, रुपीज, ये एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं, आरएस की इजाजत है। रुपीज इन 1000 लेस देन 1 year, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 भी होगा ना, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। जी 9.3 रिकॉन्सिलिएशन। टोटल लीज रिसीवेबल, हाँ जी 800 के सामने भी लिखते हैं, ठीक है 800 के सामने भी लिखते हैं, टोटल लीज रिसीवेबल। अच्छा, यहाँ ईयर्स भी लिखें, 1 to 2 years, 2 to 3 years, एब्रीविएशन मैं यूज कर रहा हूँ। टोटल लीज रिसीवेबल सी 800, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, वन वर्ड जवाब बताएं अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम निकालने का तरीका। क्या देखना है, क्या देखना है? 31/12/5 के P&L में क्या गया है, इस तरह बोला करें 31/12/5 तक P&L में क्या गया है, बताएं 31/12/5 तक P&L में क्या गया है? 109, तो बाकी सारा अनअर्न्ड, माइनस 109 जी 251, जी बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने, नॉन करंट में कितना चला जाएगा 442,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेज निकालें अभी। अच्छा जी, वो सफ़ा आ गया जिसका इंतज़ार था, बिल्कुल एंड पे आ जाएं IFRS 16 के, जहाँ MCQs भी ख़त्म हो जाते हैं। डिस्काउंट रेट, नोट्स में लिखा होगा पेज आफ्टर पेज 186, 186 के बाद जो पेज नंबर आ रहा है। अच्छा जी, डिस्काउंट रेट दरमियान से शुरू करेंगे हम। लेसर, सिंपल, जो बैंक या लीजिंग कंपनी है वो कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट। लेसी ये यूज करेगा लेसर वाला ही इम्प्लिसिट रेट। अगर यूज करेगा तो फिर नॉर्मली पीवी और एनआई बराबर आ जाया करेंगे, यानी जिसकी पीवी होगी उसकी एनआई वो ये बराबर आ जाया करेंगे। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे वो जीआरवी एग्रीमेंट वाली लेते हैं, वो एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली लेते हैं, तो थोड़े छोटे मोटे फर्क कभी कभी होते हैं। अगर खाली रेंटल हो तो फिर जीआई एनआई बराबर आ जाया करेगी, क्योंकि उसने भी इम्प्लिसिट रेट यूज किया हुआ, इसने भी इम्प्लिसिट यूज किया। यूज लेसर इम्प्लिसिट रेट, बट इफ दिस रेट इज नॉट नोन टू लेसी, लेकिन अगर लेसी को नहीं पता तो लेसी विल यूज इट्स हिज ओन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। या ये मैन्युफैक्चरर डील लेसर के जो आज सवाल शुरू किए हैं ना, ये बड़े मजे के हैं। इनमें हम यूज किया करेंगे हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट एंड मार्केट रेट। आज का सवाल हैटफील्ड वाला बड़ा अजीब था, उसने मार्केट रेट दिया हुआ था। आए ये भी किसी बच्चे ने पूछा नहीं, मैं तो डर रहा था कोई पूछना, लेकिन मार्केट रेट कहां से आ गया एकदम। हमने तो इम्प्लिसिट रेट पढ़ा था लेसर के सवालों में। आज के सवाल में उसने मार्केट रेट दिया हुआ था। सवाल में घर जाके देख लीजिएगा, लिखा हुआ था मार्केट इंटरेस्ट रेट। किसी को याद है? अभी जो मैंने सवाल कराया हैटफील्ड वाला, इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था। तो ये रेट कौन सा यूज करता है? इम्प्लिसिट आर मार्केट रेट, विच एवर इज। अरे इनकी भी वजूहात हैं, देखेंगे। बस फिलहाल याद कर लें रूल ऑफ थंब। नंबर 1, लेसी कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट। अगर ना पता हो, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ओन अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। लेसर कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। बस फिलहाल ये याद करने की हद तक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आज मैंने आपको बताना था कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, बोरिंग रेट, existing borrowing of lessee, लोन 1, लोन 2। लोन 1 12% पे और लोन 3 14% पे। नाउ इफ आई बोरो एक्स्ट्रा, इफ आई बोरो, मे बी मुझे रेट देना पड़े 15.5%। दिस 15.5% इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। मतलब बताएं, पहले समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। मतलब बताएं क्या है? इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा बोरोइंग। अगर मैं बोरो करूं, अगर मैं एक्स्ट्रा बोरोइंग करूं तो मुझे क्या रेट देना पड़े। ये मैंने लोन नहीं लिया कहीं से। इफ आई बोरो, इफ आई बोरो। अच्छा, बैंक में ये नहीं होता कि पहले लोन लिया हो तो तुम लॉयल कस्टमर हो, तुम्हें 11% दे देते हैं। बैंक में ये होता है कि तुम तो पिछले लोन वापस नहीं कर रहे, तो तुम्हारी तो जान लेंगे फिर हम, तो आपका बिजनेस बहुत रिस्की हो गया। जिसको आप नहीं, आप लोगों ने तो रेशियोज का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ R1 में, तो पढ़ा हुआ है? कैसे पढ़ा हुआ है? वो तो फिर हो गया ना पुरानी बात।
तो ये कंपनी इसको कहते हैं हाईली गियर्ड। हाईली गियर्ड ऐसी कंपनी होती है, ये रेशोज का टॉपिक अब आप लोगों ने तो पढ़ना ही नहीं, आप लोगों ने तो R2 में आया ही नहीं, उधर से R1 में निकल के जब R1 में तो गियरिंग होती है लोन की परसेंटेज। जो कंपनी ज्यादा गाड़ी अगले गियर में चली जाए तो खतरनाक हो जाती है, तो कंपनी गियर्ड का मतलब होता है ज्यादा लोन में चली गई है, तो ज्यादा लोन में जाती जा रही है, कंपनी रिस्की होती जा रही है। इन बातों को छोड़ें, एक लोन पे मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, 12, दूसरे पे, अब तीसरी दफा मैंने लोन नहीं लेना, मैंने एसेट लीज पे लेने का सोच लिया, मैंने कहा कोई और गेम डालता हूं, मैंने एसेट लीज पे लेने का सोचा, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं क्या सोचो, अगर आज लोन लो तो कितने पे मिलेगा, इसको क्या कहते हैं। लेकिन इस तरह तो हमें पेपर में टेस्ट नहीं होगा, हमें तो पेपर में गिवन होगा। जाएं। अच्छा, शायद आज मैं कोई 20-25 मिनट का पार्ट भी अपलोड कर दूं, आप लोग तो इधर नहीं होंगे क्योंकि कल थोड़ा सा शायद लोड शेयर करने के लिए कोई पास पेपर का सवाल या कोई ऐसे छोटी मोटी चीज़, मेरा नहीं ख्याल वैसे होगा, हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कल तो होगी इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास, कल तो होगी। क्लोज कर दूं।